नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राष्ट्रपति ने बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उनके अभिभाषण का अभिप्राय यह था कि यह देश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। ये उनके सरकार की उपलब्धि और ये उनके सरकार की निश्चित रूप से उन्होंने इस बात को पेश करने की कोशिश की। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए तो उसको भी देश ने बहुत ध्यान से सुना। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी संसद में जब धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रखे तो कुछ ऐसे बातें आई जिस पर चर्चा जरूरी है। राहुल ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि एक चर्चा शुरू हो गई है कि भारत की विदेश नीति वास्तव में मजबूत है या लचर। और इस पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की सुरक्षा कहीं न कहीं हमारे धारदार विदेश नीति पर निर्भर करती है। राहुल ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। और ये खबर पूरे अभिभाषण के बाद लगातार देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर यह है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि भारत बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी राजनीतिक गलती कर दी है हमने, यह सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया। चीन पाकिस्तान को अलग करना चाहिए जबकि दोनों दोस्त बन गए और वो हमारे लिए बहुत खतरा है। चीन पाकिस्तान का एक होना बहुत ज्यादा खतरा है, ये राहुल ने कहा। राहुल चीन पाक के बयान पर इस तरह के अभिप्राय पूर्व शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस देश में मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि भारत जिस तरीके से लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि हमारी विदेश नीति लचर रही और पाकिस्तान और चीन को हमने एक होने दिया। और शायद ये सबसे बड़ी कमजोरी रही भारत की। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है जिस पर अभी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है कि जम्मू कश्मीर में एक रणनीतिक भूल कर दी है हमने। वो क्या भूल है, शायद एवी स्टार न्यूज पर इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा की जरूरत है। हालांकि चीन और पाकिस्तान गलबहियां कर रहे हैं लेकिन वो भारतीय विदेश नीति के कारण या उसके पीछे कोई और कारण है, यह जानना भी जरूरी है। हालांकि राहुल के बयान के बाद पूर्व विदेश मंत्री और जिनके नसों में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का खून बहता है, हम बात कर रहे हैं के नटवर सिंह का, उनका जो बयान आया है शायद वो राहुल गांधी को मुश्किलों में डाल सकता है। और उन्होंने राहुल गांधी के परिवार पर, कांग्रेस पर सीधा सा सवाल खड़ा किया है कि चीन और पाकिस्तान की ये दोस्ती और चीन के प्रति हमारी नीति, पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति वही रही है जो कुछ राहुल गांधी विरोध कर रहे थे, ठीक उसका उल्टा। और शायद ये कारण है कि आईना दिखाया है उन्होंने। हालांकि ये बात कुछ और कही जा सकती है के नटवर सिंह की नाराजगी के तौर पर, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे पर अब पूरे देश में चर्चा जरूरी है। राहुल गांधी ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इस बात को कहने की कोशिश की कि हमारी विदेश नीति कमजोर है, लचर है और इसके कारण से जम्मू कश्मीर सहित चीन और पाकिस्तान में जो स्थिति है वो पूरे देश को मुश्किलों में डाल चुकी है और ये भयावह है। और अगर इतनी बात संसद के माध्यम से, सदन में व्यक्त किए गए विचार के माध्यम से देश के सामने आती है तो उस पर चर्चा किया जाना जरूरी है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्नेहाशीष वर्धन कांग्रेस के नेता हमारे साथ, अश्विनी शाही बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीपीएस त्यागी रक्षा विशेषज्ञ वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल स्नेहाशीष वर्धन जी से ही है। वर्धन साहब, हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर है कि देश मुश्किलों में पड़ गया है, ये बहुत बड़ा बयान है राहुल गांधी का। हमारे में
नेता राहुल गांधी जी ने इस बयान को जब दिया है तो उन्होंने अपने विपक्ष की जो भूमिका होती है, जो सरकार को सचेत करने की नीति होती है, उसको लेकर दिया है। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हुई है, ये बातें संसद में हुई है, कहीं आम जलसे में नहीं हुई है। यहाँ तो आम जलसे में देश की राष्ट्रीय नीतियों के बारे में बखान किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। तो निश्चित तौर पे ये देखने वाली बात है कि इस प्रकार उन्होंने बताई है बातों को। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पाकिस्तान और चीन को अलग रखना भारत की नीति में शामिल रहा है। भारत के सामरिक दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण दोनों देश हैं, तो उन दोनों देशों को दूर रखना भारत की निजता का, भारत की सामरिक स्थिति की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं पजल्ड वे में रहता है। वो ये बताइए वर्धन साहब, नटवर साहब ने जो कहा है, नटवर सिंह को तो आप जान ही रहे होंगे इसलिए कि आप प्रवक्ता हैं, और संयोग कहिए कि अगर मैं आपसे बात करना हूं तो नटवर सिंह के साथ साक्षात्कार करने का कई बार मौका मिला है अपने पत्रकारिता के दौरान, और मर्मज्ञ है वो विदेश नीति पर अगर बोलते हैं कुछ, और उन्होंने भी राहुल गांधी ने जो सवाल किया है उस पर टिप्पणी कर दी है, याद है आपको? देखिए, सब स्वतंत्र है यहाँ पे अपनी टिप्पणी रखने के लिए। निष्पक्ष तौर पे कोई भी अपनी टिप्पणी रख सकता है, किसी की बातों को कोई अच्छा बोल सकता है, कोई बुरा बोल सकता है। वो विचारधारा पे डिपेंड करता है, देश की नीति के प्रति डिपेंड करता है, उनकी समझ पे डिपेंड करता है। इन सब बातों को लेके अगर बोला जाए कि फलाना ने फलाना के लिए कहा, तो ये निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है। राहुल गांधी जी एक गंभीर नेता है, वो देश में प्रत्येक मुद्दे पे अपनी बातों को रखते हैं, जो बाद में जाके देश मानता है, समझता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझने की जरूरत है, उनकी बातों को दीर्घकालिक सोचने की जरूरत है। अच्छा, अश्विनी साई साहब, बहुत गुमान है आप लोगों को, आपने तो देश को मुश्किलों में डाल दिया है और आपकी विदेश नीति इतनी कमजोर है। राहुल गांधी ने तो कह दिया और स्नेहाशीष जी उसका मंडन कर रहे हैं। दिवाकर जी, राहुल गांधी जी का भाषण जिसने भी सुना उसको समझ में आ गया होगा कि राहुल गांधी जी क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत कहाँ से किया उन्होंने और उस भाषण का अंत कहाँ किया उन्होंने, कोई तालमेल नहीं। इतनी अपरिपक्वता को भाषण में किसी नेता के देखी है। उसके बाद भी हमारे कांग्रेस के लोग उन पर लिपापोती करते हैं, अक्सर के भाषणों में लिपापोती करते हैं। नीति का अगर उनसे ज्ञान लेना हो तो भाई, अब ये तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे कोई विदेश नीति का ज्ञान लेगा। अपने आज जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष उब रहे हैं, उन्होंने वहां पर सदन में खड़े होकर चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए बोला और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की उसके सामने। गलवान की बात वो करते हैं, हमारे सेना के अफसर हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज उसकी बात छोड़िए, हम नहीं बोल रहे हैं, ये बाहर के समाचार पत्र और बाहर के लोग, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है ये कितने सैनिक वहां के चाइना के मरे थे। क्या राहुल गांधी नहीं, ये तो गलवान में हमारे सैनिकों ने वीरता दिखाई। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा और इस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा कि राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी विदेश नीति के कारण, वर्तमान सरकार की विदेश नीति के कारण। देखिए दिवाकर जी, मैं उसी पर आ रहा था। एक किताब लिखी गई 2 विदेश सचिवों और 8 और अन्य रणनीतिकारों द्वारा, इंडिया पाथ टू पावर। इस किताब में स्पष्ट किया गया है उन विदेश सचिवों के द्वारा कि इंडिया का विदेश नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं, और उन्होंने माना है उस किताब में कि उसमें भारत के नरेंद्र मोदी के विदेश नीति में बदलाव हुआ है, और विदेश नीति को मोदी का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे लोगों का आर्कमिडीज का सिद्धांत पढ़ते थे, आज मोदी का सिद्धांत कहा जाता है। एक तरफ देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताऊंगा कि हिंदुस्तान ने S-400 खरीदा और वही टर्की ने खरीदा। टर्की पर बैन होने की बात आ गई, हिंदुस्तान पर कोई बैन लगाया? अमेरिका ने नहीं लगाया। आज हमारे रसिया से भी अच्छे संबंध है, अमेरिका से भी अच्छे संबंध है, ईरान से भी है और इजराइल से भी है। तो ये विदेश नीति का ही एक हमारा नमूना है। और पाकिस्तान एक हो गए ना,
ये तो बात सच है। जी देखिए, चीन और पाकिस्तान क्यों नहीं एक होंगे? चीन पाकिस्तान को पाकिस्तान जो है चीन का एक तरह से जर खरीद गुलाम है, वो उनके कर्जे के नीचे दबा हुआ है। और हिंदुस्तान के विरुद्ध बोलना, तो चाइना तो बोलता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की मजबूरी है, नहीं, वहां जो भी बैठेगा वो भारत के अगर विरोध में हमारी बोलेगा। कूटनीति, अश्विनी शाही साहब, अगर हमारी कूटनीति धारदार होती तो ये कम से कम दोस्त ना हो पाते। देखिए, अब कटोरा लेकर कोई व्यक्ति खड़ा हो, चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसमें उसने किसको कर्जदार नहीं बनाया। हम लंबा सोच रहे हैं दिवाकर जी, हम छोटा नहीं सोच ठीक रहे है, हैं। ठीक है आज अश्विनी शाही चाइना ने साहब, देखिए, मैं आपको रोकूंगा यहाँ। टीपीएस त्यागी साहब जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और पूर्व रिटायर्ड आर्मी अधिकारी हैं, सर, चीन और पाकिस्तान एक हो गए। हमारी विदेश नीति कमजोर थी या लचर थी या हमने ध्यान नहीं दिया, ये ऐतिहासिक रूप से सच है। जी नहीं, पाकिस्तान और चीन एक हो गए, क्या इससे पहले एक नहीं थे? मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने 1963 में शख्स गांव चीन को नहीं दी थी? क्या ये सच नहीं है कि चाइना ने कारपोरेट भाई में हुए बनाया था? और क्या ये सच नहीं है कि 2013 में जब कांग्रेस विधायक था तब चाइना पाकिस्तान का हुआ था? और क्या इससे पहले चाइना पाकिस्तान एक ही दरअसल इंडिया की की वजह से तो पाकिस्तान आइसोलेट हुआ, वो देश, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो पाकिस्तान के दायरा था, जो पाकिस्तान को मदद देता था, आज उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को आइसोलेट किया। आज पाकिस्तान के साथ आने को तैयार नहीं, तो हमने तो आइसोलेट किया पाकिस्तान। इंडिया आइसोलेट हो गया, चाइना इंडिया से ज्यादा अमेरिका है। दरअसल में जब पाकिस्तान लगने लगा तो क्या है, जब का सहारा लेना और चीन के साथ आ गया, हमारी वजह से चीन और पाकिस्तान पहले से थे, हमारी तो आज पाकिस्तान दुनिया के आइसोलेट हुआ है। नहीं त्यागी सर, मैं आपको यहां रोकना चाहूंगा। वो आइसोलेट हमने किया है और उस आइसोलेशन का, ट्राई टू लिसन मी सर, त्यागी सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। वो हमने आइसोलेट कर दिया अपने कूटनीति से, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को गले लगा लिया। राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए थी कि चीन पाकिस्तान को गले न लगा पाता। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एक लिमिट ऐसी भी आई कि चाइना की लाख कोशिश के बाद भी पाकिस्तान से बाहर नहीं आ सका। और बाहर क्यों नहीं आ सका? चाइना के ऊपर भी अंकुश लगा। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती आज से नहीं, तो पहले से थी। क्या डेप्थान में जब चाइना आ गया था उस समय भारत सरकार ने कुछ किया था क्या? तो 7 साल से पहले से मैंने आपको एग्जाम्पल दी। पहली एग्जाम्पल शक्तिगांव वैली, दूसरी एग्जाम्पल तीसरी एग्जाम्पल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये तो चीज पहले हुई है जी। तो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा स्नेहाशीष वर्धन जी। ये तो कोई बीजेपी के नेता नहीं है, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, और इन्होंने तो राहुल गांधी के बात का पूरी तरह न सिर्फ खंडन किया बल्कि यह किया
कि हमने आइसोलेट कर दिया है चीन और पाकिस्तान को? तेजेंद्र साहब का मैं सम्मान करता हूँ, भारतीय सेना के अधिकारी रहे हैं। मैं अश्विनी शाही जी की बातों को ही आगे बढ़ाता हूँ पहले। नहीं, सम्मान नहीं, आप इसका जवाब भी दीजिए, क्योंकि आपके नेता ने कहा है कि दोनों जुड़ गए। जवाब ही दे रहा हूँ, जी मैं जवाब ही दे रहा हूँ जी। अश्विनी शाही जी की बातों का मैं समर्थन करता हूँ हाँ। कि उन्होंने किस तरीके से ये बातें कही हाँ। कि पाकिस्तान और चीन एक हो चुके हैं। वो कटोरा लेके खड़ा है, अगला उसे चीन उसे भीख दिए जा रहा है। मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। यानी ये स्वीकार कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की कही हुई बातों को ये स्वीकार कर रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, भले उनका आर्थिक ये लाभ हो या सामरिक लाभ हो। दूसरी बात में आता हूँ तेजेंद्र साहब पे। तेजेंद्र साहब ने बहुत अच्छी बातें कही और लगातार बातें कही इन्होंने। आइसोलेशन की जो बात कही, आइसोलेशन की जब बात होती है तो मैं तो एक बात भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी पूछना चाहता हूँ और हमारे तेजेंद्र साहब से भी मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि भारतीय सेना के पराक्रम को सबसे मजबूती से इंदिरा गांधी जी ने स्थापित किया, पाकिस्तान को उन्होंने तोड़ा और आज इस स्थिति में पहुंचा दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भूखों मरने की स्थिति में है। नहीं, सवाल फिर देखिए, आप अपने नेता का मंडन कर रहे हैं, उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा वो एक हो गए। नहीं, सवाल सुनिए। उन्होंने कहा कि आइसोलेट कर दिया गया है चीन और पाकिस्तान को। आप नहीं मानते कि आइसोलेट किया गया है? सवाल, इसका जवाब दीजिए। चीन कैसे आइसोलेट हुआ है, जरा मुझे समझा दिया जाए। टीपीएस त्यागी सर, जवाब दीजिए। सर मैंने महामारी उसमें दे दी, तब तो वो आइसोलेट नहीं हो पा रहा है। टीपीएस त्यागी सर, जवाब दीजिए। शायद स्नेहाशीष वर्धन जी उस बात को समझें। हाँ, सुनिए सर, सुनिए सर, नीति पूरी तरीके से वाहियात है और इस बात को समझना होगा। टीपीएस त्यागी सर, जवाब दीजिए। क्या मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया ने चीन और पाकिस्तान को आइसोलेट किया। मैंने ये कहा कि चीन और पाकिस्तान पहले से भी साथ थे। क्या वो पहले दूर थे? अगर वो पहले दूर रहे होते तो पाकिस्तान ने शस्त्र पहले चाइना को ना दी होती। अगर वो पहले दूर रहे होते तो कारगिल हाईवे ना बनता। अगर वो पहले दूर रहे होते तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ना मिलता। ये दरअसल में एक इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगने लगा कि अमेरिका के गद्दी की टोपी में पहन दिया है, तो उसको डॉलर बंद हो गए, तो उसने करना सारा लेने शुरू किया। इनका तो एक गुना है, उसके लिए अमेरिका के डॉलर जिम्मेदार है। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया ने तो इन दोनों का, आप बताइए, चाइना आ गया नहीं था, उससे अपने बनाए होते तोड़ने पड़े और क्या होता चाइना आएगा और आज की खराब है। अगर आज बातें भी होंगी, वर्तमान की भी बातें होंगी। आप ऐसे क्या आप अतीत को भूल के भविष्य नहीं बना सकते हैं, वर्तमान को नहीं जी सकते हैं। खराब नहीं होती तो क्या ऐसा होता? क्या आज इतना बड़ा हुआ है कि अरुणाचल से हमारी देश के, हमारे राष्ट्र के एक व्यक्ति को किडनैप करके ले जाता है। नहीं, स्नेहाशीष जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या इसके पहले के सरकारों के दौरान इस तरह के किडनैपिंग नहीं हुआ करती थी क्या? आप आंकड़े बताइए। आंकड़े अभी मैं आपको दूंगा, पहले एक सवाल लेता हूं मैं अश्विनी शाही साहब से।
अश्विनी साई साहब, स्नेहाशीष जी जो कहना चाह रहे हैं, अब मैं खुल के बोल रहा हूं, शायद चीन और पाकिस्तान दोनों को आप बराबर का दुश्मन मान लिए हैं, ये कांग्रेस को नहीं पसंद है। देखिए दिवाकर जी, स्नेहाशीष जी जबरदस्ती आर्गुमेंट दे रहे हैं। कहा मैं हमारी बात का समर्थन है, तो मैं इसकी बात का भी समर्थन कर रहा हूँ। जब दे रहे हैं भाई, मैंने तो आपको बीच में बोला, वैसे ही मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ। अश्विनी साई साहब बोलिए। थोड़ा सा शांत होकर धैर्य से मैं सुन रहा हूं, मैंने तो बीच में बोला। बोलिए बोलिए। देखिए अश्विनी साई साहब, आप अपनी बात को जारी रखिए। तो आप अमेरिका की बातें करने लगेंगे साहब। दिक्कत आप लोगों में यही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। दिवाकर जी, मैं स्नेहाशीष वर्धन जी आपसे अनुरोध करता हूं कि हम आपका जब स्नेहाशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब मैं आपसे सवाल करूं सर, उसका जवाब दीजिए प्लीज, आप बोलने दीजिए। हाँ, शुरू करिए सर। दिवाकर जी, देखिए इन्होंने कहा अभी पुरानी बातें होंगी, कुछ नई बातें होंगी, तो हम जब इतिहास लेकर आएंगे तो इतिहास में जो ये चर्चा करते हैं, दो चार बातों का जिक्र होगा। हम 28 चीज को क्यों भूल जाते हैं? हमने बहुत हमारे सैनिकों ने बहुत वीरता से लड़ा, लेकिन 28 चीज किसने किया? अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने प्रोपेगेंडा फैलाया और मीडिया के द्वारा दिखाया गया कि चीन ने गांव बसा लिया, लेकिन जब वहां सर्च की गई तो ये पता चला कि ये गांव पहले से बसा हुआ है, उसी जमीन पर बसा हुआ है। ये जमीन जवाहरलाल नेहरू ने दान कर दी थी। ये सारी खबरें खुद आ गई। इस बात आती है राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, न खुद से ये वहां पर क्या कहते हैं, चाइना से एमओयू साइन करने की बात करते हैं, यानी कि ये भी हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं राहुल गांधी। विदेश नीति पर सवाल उठाकर ये चाइना के पक्ष में बोलते हैं, चाइना सब कहते हैं कि हाँ मैं आया था। उसके पहले किसी ने नहीं कहा, न इनकी पार्टी ने, न राहुल गांधी ने माना कि मैं यहाँ आया था और एमओयू किया था। अब आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति की बात हो रही है। पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाला, देखिए इंदिरा जी को, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे कुछ भी, देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय के सैनिकों ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अश्विनी साई साहब, मैं आपको यहां रोकूंगा। ये बार बार, और आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है, कभी भी दुर्गा नहीं कहा था। ये आप लोग भी स्पष्ट हो लीजिए। और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक साक्षात्कार के दौरान इस बात को स्पष्ट किया था, और उस साक्षात्कार के दौरान मैं भी उपलब्ध था, और वो वीर अर्जुन में वो प्रति उपलब्ध है। उन्होंने दुर्गा शब्द का इस्तेमाल उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया था। ये जो मति भ्रांति है, ये शायद आप लोग करेक्ट कर लीजिए सर। महिला के कंटेस्ट में किया हाँ, अब बोलिए। महिला के कंटेस्ट में किया था, मैं उसको, अब चलिए मान लेते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। देखिए ठीक है, एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किए हैं, वो नील का पत्थर है। आज पूरा विश्व और अभी देखिए देशों से व्यापारिक संबंध है। आज हमारे देखना नहीं चाहते हैं, क्या चाहिए आपको? स्नेहाशीष वर्धन जी, स्नेहाशीष वर्धन जी, वर्धन जी, अश्विनी साई साहब मेरा सवाल सुने, अभी उसका जवाब मैं लूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अश्विनी साई साहब आप थोड़ा सा चुप रहें सर। स्नेहाशीष वर्धन जी, मेरा सवाल यह है कि क्या आप चाहते हैं कि चीन या पाकिस्तान में हमको
एक साथ दुश्मनी नहीं निभाना चाहिए, इनके साथ कोई रणनीतिक सहयोग के दायरे को आगे बढ़ाना चाहिए। और जबकि ये हमारी सीमा पर अटैक करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए खुलेआम एक छुट्टे सांड की तरह घूमे, इस सरकार ने इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखने का प्रयास किया। शायद आप लोगों को ये बात बुरी लग रही है। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि कोरोना आने वाला है, तब भी सरकार माफ मोल उड़ा रही थी। वर्तमान सरकार कि पाकिस्तान और चीन एक साथ हो रहा है, ये फैक्ट है, और इस फैक्ट को नकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हकीकत है कि उन दोनों को रोकना होगा और हमें हमारी सेना को, हमारे देशवासियों को इस तरीके से मजबूत रखना होगा कि ये इन दोनों दुश्मनों को, टिपे हुए दुश्मन कहिए। टीपीएस त्यागी सर, टीपीएस त्यागी सर, ये जवाब कांग्रेस के नेता नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी ये जवाब नहीं दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दोनों की एकता नहीं हो, जो कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, अगर ये सरकार में होते तो क्या करते कि ये दोनों एक ना हो पाते। आज ये सवाल का जवाब मैं ढूंढना चाहता हूं सर। देखिए सुनिए, एक बात बोलना चाहूंगा, बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद, अखंड भारत की बातें करते हैं। जरा पूछिए तो इनकी सरकारों में एक कट्ठा जमीन भी क्या भारतीय सीमाओं में जोड़ा है क्या? एक कट्ठा जमीन भी लोगों ने और अब थोड़ा कितने पार्टी के अरे आपने स्नेहाशीष वर्धन जी, स्नेहाशीष वर्धन जी और अश्विनी जी, आप चुप रहें। आप दोनों से अनुरोध है, क्या स्नेहाशीष वर्धन जी सवाल का जवाब तब दीजिएगा जब सवाल सुनिएगा। स्नेहाशीष वर्धन जी मेरी बात सुनिए। स्नेहाशीष वर्धन जी, क्या किसी संप्रभु राष्ट्र का यही काम है कि किसी दूसरे की जमीन को जबरन हथियाए? ये कौन सा तर्क आप दे रहे हैं? स्नेहाशीष वर्धन जी, मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। मैं अश्विनी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत राष्ट्रवाद की बात करता है। राष्ट्रवाद का जनक अगर इस देश में कोई है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और अखंड भारत का अगर कोई आपने भी यही समस्या सुनी साहब। अरे सवाल क्या? एक कट्ठा जमीन जो नहीं छोड़ पाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अखंड भारत की बात बतियाते हैं। अब स्नेहाशीष वर्धन जी, अब आप चुप रहे। स्नेहाशीष वर्धन जी, अब आप चुप रहे, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अश्विनी साई साहब, हमारे पास समय कम होता है, हम अनर्गल प्रलाप नहीं सुन सकते। हाँ, आप बोलना शुरू करिए। देखिए बोलिए बोलिए जी। हिंदुस्तान में हमारे पास जितनी जमीन हमारे एक कट्ठा भी हम लोगों ने कहीं नहीं कमाया। पहले वैली किसने दिया, कोको वैली किसने दिया, साइटिंग किसने दिया, ये सब देने वाले लोग हैं। ये सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया, नेहरू जी ने दिया। वैली किसने दिया, कोको द्वीप किसने दिया, साइटिंग किसने दान दिया, पीओके किसने दे दिया? आप बताइए तो। पीओके में चढ़कर इतिहास पढ़िए। अब आप दोनों, अब आप दोनों सर एक दूसरे पे आरोप लगा चुके। जरा इसी बात को आप समझा दीजिए। भारत का गठन कब हुआ, भारत कब था, भारतीय उपमहाद्वीप हो सकता है। अरे कोको और काबा वैली के बारे में कुछ बोलेंगे? किसने कर दिया? आप लोग टीपीएस त्यागी सर, ये राजनीतिक संघर्ष, प्रतिद्वंदिता और वाद प्रतिवाद में कभी न कभी तथ्य छुपाए जाते हैं, और इसकी चर्चा एबी स्टार न्यूज पर जरूर होगी, क्योंकि ये हमारा वादा है कि सच सामने आएगा। टीपीएस त्यागी सर को आप लीजिए फ्रेम में,
और टीपीएस त्यागी सर, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप उस सच को बताइए ताकि स्नेहाशीष वर्धन जी का थोड़ा ज्ञानवर्धन हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझिए। एक तो बार बार ये बात कही जाती है कि इंदिरा गांधी की वजह से 1971 में बांग्लादेश बन गया, मगर उससे देश को क्या फायदा हुआ? हमारी जहां तक आर्मी का सवाल है, जिसने इतनी कुर्बानी दी और करीब 36,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पाकिस्तान का ले लिया था, वो हमने वापस कर दिया और कश्मीर का मुद्दा भी नहीं सुलझाया। तो उस बांग्लादेश के बनाने का हिंदुस्तान को क्या फायदा हुआ? नंबर 2, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कोको वैली, काबा वैली, अक्साई चीन, शशाम वैली और पीओके के अंदर जब उस समय के जनरल करियप्पा से कह रहे थे कि 1 हफ्ते का टाइम एक्सपायर करने से पहले, नहीं माने, एक्सपायर किया और ये पाकिस्तान के पास चला गया। अगर आज होता तो हमारे पास पाकिस्तान होता, हमारे पास अफगानिस्तान के लिए लैंड रूट होता। छोड़िए, मुझे आज राहुल गांधी जी ने अपने स्टेट बहुत अच्छी, सबसे पहले ये हम आउटसाइड से और इनसाइड से, यही हमारे जनरल रावत भी कहते थे कि 2.5 फ्रंट है, वो तो आधा फ्रंट तो इनसाइड है, और इनसाइड से जो रिस्क है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी और वो टीम है जो देश के अंदर क्या सिचुएशन पैदा कर रखी है आप जानते हैं। दूसरा, उन्होंने मैं वही वर्ड रिपीट कर रहा हूं जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कही, भाई अगर देश के साथ ऐसा है तो इसलिए हो, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि देश ने आपको नकार दिया है। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं है, लेकिन आज का सिपाही पढ़ाई का सिपाही है कि हाथ में मोबाइल हम क्यों ना हम देखते हैं जब भी कभी देश के ऊपर खतरा आया पाकिस्तान से ऐसी चीज है, ये देश में होती है और स्वतंत्रता की आजादी के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है। अरे ये प्रॉब्लम अगर चाइना और पाकिस्तान में रहे तो वहाँ आजादी। स्नेहाशीष वर्धन जी, अब आप जवाब दीजिए। देश की सुरक्षा के लिए और देश की सेना के ऊपर एक शब्द अगर कहा जाएगा तब तक हो गया तो हो गया। स्नेहाशीष वर्धन जी, अब आप जवाब दीजिए। सामने आपने राष्ट्र की सेवा की है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सम्मान नहीं भाई, सच का जवाब देना होगा। आप उनका सम्मान करेंगे और वही बात वो भी कह रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप घेर रहे हैं। वही बात टीपीएस त्यागी सर रिटायर्ड। समस्या है सर, हाँ ये समस्या है क्या? मैं उनकी बातों का सम्मान करते हुए ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि वो पहले ही बात में बोल दिया कि बांग्लादेश के निर्माण से भारत को क्या फायदा हुआ ये बताया जाए। तो उनके सामरिक सोच पे, उनके सामरिक विशेषज्ञता पे मुझे शक हो रहा है। लीजिए, टीपीएस त्यागी सर, टीपीएस त्यागी सर एक सीनियर रिटायर्ड अधिकारी हैं। आप अपने शब्द वापस लीजिए। स्नेहाशीष वर्धन जी, अगर आप उनकी विशेषज्ञता पर शक कर रहे हैं, मुझे शक हो रहा है। नहीं, हमने बताया ना, स्नेहाशीष वर्धन जी, आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप ऑन स्क्रीन एक राष्ट्र के सेवक के साथ ऐसी बदसलूकी कर रहे हैं, आपको ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ पूरे सम्मान के साथ, उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है। ये कैसे सम्मान सर? स्नेहाशीष वर्धन जी, ये कैसा सम्मान जिसमें आप एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी के साथ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं आपकी बात सुनूंगा नहीं, पहले आप अपने ये शब्द वापस लीजिए। मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता इस तरह के बयान देने के लिए। मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। 1971 में 400 साल के बाद 1971 में, सुनिए सर, सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको, अब आपको सुनना पड़ेगा।
मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा कि स्नेहाशीष वर्धन जी और कर्नल टीपीएस त्यागी को फ्रेम में रखें। और अब स्नेहाशीष वर्धन जी सबसे पहले टीपीएस त्यागी जी जवाब दें, उसके पहले आप अपने वाक्य और शब्द जिस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप वापस लीजिए। एक सैन्य अधिकारी के साथ आप इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं 1971 की लड़ाई में मैंने लड़ी है और मुझे वीर चक्र मिला है, और वीर चक्र युद्ध में ज्यादातर मरणोपरांत मिलता है। हमने चूंकि लड़ाई को देखा है, अपने जवानों को गिरते मरते देखा है, तब हमको ये दुख होता है कि हमने जो जमीन पाकिस्तान की ली थी, जो दोदिला पास लिया था, जो हम वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जमीन ली थी, सब वापस कर दी गई, जबकि पाकिस्तान ने उसका करीब 5% ही लिया था, लेकिन वो भी नहीं आता। अब आप ये देखिए कि 1971 में 400 साल के बाद हिंदुस्तान ने एक बड़ा युद्ध जीता, फौज ने जीता। उसके बाद क्या हुआ? 3 साल बाद आपकी सरकार ने जो मोदी थे उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाह की 2/3 होती थी, आपने काट के आधी कर दी। कहीं दुनिया में सुना है जो पेंशन मिल रही हो उसको काट के आधा कर दिया जाए? क्या आपकी सरकार ने नहीं किया? बताइए आप। और फिर जवाब दीजिए स्नेहाशीष वर्धन जी। उसके बाद में जो लगातार बयान आते हैं कि चीफ जो है वो सड़क का गुंडा है, और फिर वही बात बोलूंगा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटने के बाद भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। अरे भारत को लाभ हुआ, मैं सुनो मेरी बात को लकीर आप लकीर के, अरे हाँ बोला मैंने ये कहा अरे तो मैंने बताया ना, भारत को लाभ होता है कि कश्मीर की समस्या क्यों बनी रही? बताइए क्या ये लाभ है? क्या हम समय नहीं कर सकते थे? क्या हमारे जो बाहर से पाकिस्तान में उन्हें छोड़ दिए और हमसे उड़ा दिया गया? 93,000 रुपये हमारे कब्जे में थे, हम अपनी फाइल से बच जाए, पाकिस्तान के साथ थे। उसके देखिए आप भी पुराने समय में एक बात नहीं लेके आ रही है, आपको विश्वास होता है आपकी मर्जी आप करिए, लेकिन मैं सच आपके साथ आपकी बात तो तकलीफ होती है कि हमारे नाम हमारी और आतंकवाद में आप कह रहे हैं, आतंकवाद में अगर स्नेहाशीष वर्धन जी, एक सैन्य अधिकारी के भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। वो व्यक्ति आपके सामने सवाल जवाब कर रहा है जो 1971 का वो युद्ध जीता था, जिसका श्रेय आप अपने पार्टी को दे रहे हैं, और आप अपने शब्द वापस लीजिए। ये गलत है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए हमें। आप उनको गलत कह रहे हैं, वो लोग तो शुरू से गलत हैं, उनको तो सीमा का पार करने की आदत है। अश्विनी साई साहब, वो शामिल है, कांग्रेसियों के अंदर है, वो इनबिल्ट है सेना का अपमान करना। अश्विनी साई साहब, ये देश बेचने का काम राजनीति की ये विडंबना है, और ये दर्द होता है कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता या प्रवक्ता उस व्यक्ति से बात कर रहा हो जिस व्यक्ति ने वो लड़ाई लड़ी हो, और उसके सोच पर वो सवाल उठाता हो। क्यों नहीं? हम तो पीओके में घुस के मारने की हैसियत रखते हैं, आप लोगों ने तो दान कर दिया, देश किसने बेचा? सोचिए, डीएनए आपका खराब है, आपका खराब है, ये आप लोग बेच रहे हैं, हमारे ऊपर पर्सनल होके हम बोल रहे हैं, आपको गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। नहीं, आपने इस गलत शब्द पर इतनी बड़ी आपत्ति कर दी। स्नेहाशीष वर्धन जी, अब मुझे उस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो, माफ करिएगा, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति समर्पित कोई भी कार्यकर्ता इस देश का शूरवीर है, और राजनीति के बस
राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपका अनर्गल प्रलाप, आपका अनर्गल प्रलाप सर्वथा अमान्य है। अगर कांग्रेस के अंदर हिम्मत है तो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में आप जवाब दीजिए। मैं व्यक्तिगत नहीं होता हूँ, आप यहाँ, आपका मतलब कांग्रेस है, मेरे मतलब भाजपा है यहाँ। 3 करोड़ नौकरियों को छीनने वाले नहीं, स्नेहाशीष वर्धन जी, नौकरियों पे चर्चा हम बाद में करेंगे। स्नेहाशीष वर्धन जी, मैं एक बार फिर मैं टीपीएस त्यागी सर से अगला सवाल लूंगा। इनको हटाइए। टीपीएस त्यागी सर, मैं आपसे सवाल लूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में हमने एक रणनीतिक भूल कर दी है, जिस पर चर्चा ही नहीं हो रही। वो कौन सी रणनीतिक भूल है जो हमने कर दी, जो कांग्रेस के नजर में वो एक रणनीतिक भूल है? जाने वाले देश को बेचने का काम कांग्रेसियों ने किया, भाजपाइयों ने। टीपीएस त्यागी सर, आप बोलिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, वाद प्रतिवाद के परे हम सच पर डिबेट करें, यह ज्यादा उचित है। सर, आपने मेरे से सवाल पूछा जी, जरा दोबारा रिपीट कर दीजिए। इनकी बोलने के चक्कर में मुझे आवाज नहीं आई। सवाल यह है कि कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कश्मीर में हमने बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है, और मैं संकेत करना चाहूंगा, धारा 370 और 35 को हटाए जाने का प्रकारांतर से राहुल गांधी ने विरोध कर दिया है संसद में। यह है उसके मायने। बिल्कुल यही कहा राहुल गांधी ने, हालांकि इसको डिटेल में नहीं कहा, पर यह कहा कि जेएनके में ये 370 को हटा के बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है। ये भूल नहीं, ये बड़ा भारी सुधार कर लिया गया है। 370 के हटने के बाद से अगर ये सुधार ना होता, मैं जोड़ना चाहूंगा, इनके विपक्ष के नेता ने इस मुद्दे को यूएन में उठाने की भी बात की। देख लीजिए, इतनी अच्छी ज्ञान की बात हो रही थी, इतनी अच्छी बातें अभी साहब बोल रहे थे, सैन्य अधिकारी साहब बोल रहे थे, उन्होंने बीच में टोक दिया। टोकने का काम आप लोग करते हैं सर। स्नेहाशीष वर्धन जी, मैं उन तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करना चाह रहा था, और एक रिटायर्ड कर्नल आपके साथ बैठे हुए थे जो 1971 का युद्ध लड़े थे, और देश के तमाम टीवी चैनल पर एक विशेषज्ञ के तौर पर वो प्रस्तुत होते रहे, और आपने उनकी विशेषज्ञता पर सवाल उठा दिया। सवाल यह है कि जब आप सवाल उठा रहे हैं, या आपके नेता राहुल गांधी संसद में एक प्रतिनिधि के तौर पर इतने बड़े बयान देते हैं, और शायद जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हम तीनों उस समय पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे, और उस समय इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उस समय कुछ ऐतिहासिक सुधार और भूल और गलतियां भी हुई, उन पर आप बिना जाने सोचे से अगर टिप्पणी करेंगे तो उसका अंजाम तो यही होगा। स्नेहाशीष वर्धन साहब, माफ करिएगा, उसका अंजाम तो यही होगा कि आप घेर लिए जाएंगे। अब जवाब दीजिए। नहीं रहे हैं, मैं फिर से वही बात पूछना चाहूंगा, मैं तेजेंद्र साहब से फिर से वही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या बांग्लादेश के निर्माण से भारत को कोई सामरिक लाभ नहीं हुआ? फिर से सवाल करना तो आपने मुझे ठीक है, इसका जवाब मैं लेता हूं। टीपीएस त्यागी सर, वन लाइन सेट करिए कि बांग्लादेश अगर बना तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं हुआ क्या? देखिए सर, बांग्लादेश के बनने से जिन फायदों की हम कल्पना कर रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे, जितनी मेहनत और जितनी बहादुरी से हमने 93,000 सिपाहियों को बंदी बनाया था, हमको उतना नहीं मिला। अब चीजों को पकड़ना होता है। अगर एक पहाड़ के 2-4 बोल्डर टूट के गिर जाए तो उससे पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इतनी बड़ी विजय के बाद कश्मीर की समस्या खत्म हो जानी चाहिए। इतनी बड़ी विजय के बाद हमारे लोग जो पाकिस्तान में है वो वापस आने चाहिए। ये बातें कह रहे हैं सर, जब आप ये बातें कह रहे हैं तो ये आपका एजम्पशन हो सकता है, लेकिन इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है। लेकिन हम नकार नहीं सकते हैं इस चीज को कि सामरिक रूप से कोई लाभ नहीं हुआ, इस बात को नकार नहीं सकते। मैं इन्हीं बातों को सुनना चाहता था आपसे। चलिए स्नेहाशीष वर्धन जी, मैं इस बात को क्लियर करता हूं। धरातल पे नहीं आ पा रही है।
स्नेहाशीष वर्धन जी, मैं इस बात को क्लियर करता हूं कि तात्कालिक परिस्थितियों में एक बड़ा रणनीतिक फायदा भारत को हुआ था, लेकिन हमारी जो रणनीति थी और जो दूरगामी नीति बनाई गई थी, उसके तहत बांग्लादेश को जिस तरीके से हमें बिल्डअप करना था, शायद हम नहीं कर पाए। उसके पीछे भी कई कारण रहे। अश्विनी शाही साहब, हम आपके साथ पास आते हैं एक बार फिर, और वो ये है, सवाल ये है कि क्या नहीं, आप उस बात को अब दोहराइए मत, अब आप उस बात को दोहराइए मत, मैंने क्लियर कर दिया। स्नेहाशीष वर्धन जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह ये बातें हो गई कि नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, पटेल जी अगर प्रधानमंत्री बनते तो ये होता, पटेल जी प्रधानमंत्री बनते तो ये होता, लाल बहादुर शास्त्री जी अगर रहते वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री तो ये होता, जैसे अमित शाह जैसे निकम्मे नहीं रहते तो राजनाथ सिंह जी रहते तो ये चीज होता। अश्विनी शाही साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। दिवाकर जी, ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले जवाहरलाल नेहरू, एक नाम बता दें जिसने कांग्रेस के किसी ने शहादत दी हो। नेहरू खानदान के किसी एक व्यक्ति ने आजादी की लड़ाई में शहादत की हो तो नाम बता दें। ये अंग्रेजों के चाटुकार, ये लोग कपड़ा धुलवाते थे विदेश में। अच्छा सुनिए सर, एक सेकंड, हमारे पास समय अब बहुत कम है। हम आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि कम से कम हम शालीन भाषा का इस्तेमाल करें और इस देश में लेकिन अगर सामने से आएगा ईंटा तो मैं पत्थर मारूंगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले तो बर्दाश्त कर चुके। इन देशद्रोहियों का जो है सामना करना पड़ेगा। इस राहुल गांधी जैसे देशद्रोही का सामना करना पड़ेगा। बंगाल में अपने पलायन करने वाले कार्यकर्ताओं का साथ निभाइए। अच्छा, बंगाल में शर्म नहीं आती आप लोगों को? होकर चले आए, अब क्या चाहिए? बंगाल की जनता ने भगाया वहां से आप लोगों को, जीरो होकर चले आए। चलिए इस डिबेट में इस अनर्गल प्रलाप के अंदाज में कुछ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। मैं अब इसको समअप करने की कोशिश कर रहा हूं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि जब आप किसी टीवी शो के दौरान डिबेट कर रहे हो तो कम से कम अपनी भाषा को शालीन बनाने की कोशिश करिए। करोड़ों देशवासी आपको देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। सवाल यह है कि शालीनता की तमाम सीमाओं को लांघने के बाद भी अगर हम सच को न जान पाए तो ये बहुत बड़ा अन्याय है अपने देश के साथ। और इस संदर्भ में ये जरूर कहा जा सकता है कि एक नेता के तौर पर सदन में एक सम्मानित सदस्य के रूप में, एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के तौर पर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के उस अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपने विचार व्यक्त किए, उस पर हम सबको विचार करना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि कहीं कोई गलती या कमी तो नहीं रह गई। हम कमियों को सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जिस ओर राहुल गांधी का इशारा था कि हमने कश्मीर में एक बड़ी रणनीतिक भूल कर दी, और शायद एक बात और कि चीन और पाकिस्तान को हम एक साथ एक जगह पर खड़ा होने से रोक सकते थे, शायद कैसे हम उन्हें दूर कर सकते हैं या उनको दूर किया जाना चाहिए था, इसका जवाब राहुल गांधी नहीं दे सकते, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की गलबहियां कांग्रेस के शासन के दौरान भी रही, भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान भी रही, क्योंकि इन दोनों पड़ोसियों की नजर भारत के सीमा के प्रति कभी भी अच्छी नहीं रही। और ऐसे में इन दोनों को दुश्मन मान करके हम अब भी समानता के साथ और अच्छे पड़ोसी के साथ रहने का व्यवहार करना चाह रहे हैं और उसकी अपेक्षा रख रहे हैं, तो शायद ये भारत की ताकत है और भारत के सब्र का
एक बड़ा नमूना है। हम 138 करोड़ भारतीयों का यह भरोसा है कि हम इस देश की विदेश नीति को अगर कमजोर किया जा रहा होगा तो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि जनमत चाहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत रहेगा और इसलिए हमारी विदेश नीति भी धारदार रहेगी और हमारी चाहत को सरकारें पूरा करने पर बाध्य होंगी, क्योंकि हम ही सरकार बनाते हैं और हम ही सरकार बिगाड़ते हैं। लेकिन अनर्गल प्रलाप के साथ अगर कोई बात तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके आगे बढ़ाई जाएगी तो उस पर चर्चा होगा और उस चर्चा के दौरान उसकी आलोचना भी की जाएगी। शायद स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह श्रेष्ठ है और श्रेय है। एवी स्टार न्यूज में अब फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।